हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजन प्री का एग्जाम हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा एसएससी सीजन मेंस का एग्जाम होना है, जो कि हमारा दिसंबर में शेड्यूल्ड है। अब हमारे पास 2 से 3 मंथ बचे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 2 से 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करें, ना कि सिर्फ हमें एक जॉब मिले, बल्कि एक 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाए हमें। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, और जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा उस बच्चे को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है इस वीडियो में, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है। क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने कैसे एसएससी के हर एक एग्जाम में कैसे मैंने सिलेक्शन लिया। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है एमटीएस से लेकर सीजीएल तक जिसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। तो ऐसी क्या मिस्टेक है और ऐसी क्या एडवांटेज है जो हम और स्टूडेंट से ले सकते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमें सिलेक्शन ही नहीं हो, बल्कि 4600 ग्रेड पे की जॉब भी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है कि मेरा पेपर बहुत बुरा हुआ है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि देखो, सब जितने भी स्टूडेंट है ना, एवरी स्टूडेंट का पेपर जो है ना, वो हार्ड होता है। और उस बच्चे की शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट होती है। जितने भी स्टूडेंट पेपर देकर आते हैं ना, वो बताते हैं कि भाई मेरा पेपर सबसे ज्यादा टफ था। दूसरा, अब क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे और भी जगह पर ये चल रहा है कि आप सब कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअल में किसी को नहीं पता कट ऑफ कितनी जानी है, फिर भी सब कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं जिससे उन्हें व्यूज आए। ठीक है। उन्हें स्टूडेंट की टेंशन नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने व्यूज लेने हैं और उन्हें पैसा कमाना है बस। ठीक है। तो ये कोई कट ऑफ वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है। अब आप यहाँ पर ये सोचो, सपोज आपका सिलेक्शन प्री में नहीं होगा। एग्जाम्पल के उस पे ले कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना, वो 90% सेम है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेंस का पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपका वो मेंस का पढ़ा हुआ वो प्री में भी यूज होगा। और पेपर के लेवल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एससी सीजन प्री का पेपर भी मॉडरेट आता है और मेंस का पेपर भी मॉडरेट आता है। ठीक है। तो इसमें आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है और ज्यादा कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना है। और एक चीज ये है कि सबका, हर स्टूडेंट का पेपर जो है ना, वो टफ आता है। ठीक है। और एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है। वो 130, कोई 130 बता रहा है, कोई 120 बता रहा है, कोई 140 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है। कट ऑफ जो है वो सारे फैक्टर पे डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कोई सिंगल फैक्टर हो, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, थोड़ा मैं पैटर्न बता देता हूँ यहाँ पर। एसएससी मेंस में हमारा दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, दूसरे में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मैथ में हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं और और 90 मार्क्स होते हैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं, 90 मार्क्स। और इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है 1 घंटा। ठीक। ऐसा ही इंग्लिश में हमारे पास होते हैं 45 क्वेश्चंस और जीके में होते हैं हमारे पास 25 क्वेश्चंस। और इन दोनों को मिला के मिलता है हमें 1 आवर। ठीक। और कंप्यूटर में हमें मिलती है 15 मिनट, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। और टाइपिंग में हमें पर टाइपिंग का 15 मिनट्स मिलती है हमें। ठीक है। जो कि मैं थोड़ा आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैथ, जो मॉड्यूल हमारा 1 है ना, इसमें मैथ्स है हमारे पास और रीजनिंग है। ठीक। 30 क्वेश्चन यहाँ पर है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर है। ये भी 90 मार्क्स का है, ये भी 90 मार्क्स। टोटल 180 मार्क्स हो गए। अब रीजनिंग जो है ना, आपको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। इतना स्पीड आप बना के चलो। अगर आपने प्री दिया है और आपके प्रिपरेशन को 8 से 10 महीने हो गए थे, तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। और आप इजिली जो है ना, प्री का जो रीजनिंग है वो 10 से 15 मिनट में कर रहे होंगे।
ठीक है। तो आपको मेंस में भी 20 से 25 मिनट देना है सिर्फ रीजनिंग को, और बचा हुआ टाइम देना है मैथ्स को। जैसा ही हमारा 1 घंटा पूरा होगा ना, ये वाला सेशन बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली अपना सेशन 2 जो है, जिसमें इंग्लिश और जीके है, ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। इसमें आपको समय की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिलता है इसमें। 1 घंटा बहुत होता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश है और जीके है। ठीक है। और 15 मिनट हमें, जब जैसे ही ये मॉड्यूल पूरा होगा हमारा, उसके बाद तुरंत कंप्यूटर का टेस्ट शुरू हो जाएगा हमारा। उसमें 15 मिनट मिलेंगे हमें, और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक है। ओके। अब मेंस में देखो, हमारा जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट जो है प्री जैसा है। प्री का और मेंस का सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ टॉपिक प्री में अलग है और मेंस में अलग है। ठीक है। बट गेम चेंजर क्या होगा? गेम चेंजर हमारा मेंस में होगा। सबसे पहले हमारा गेम चेंजर होगा कंप्यूटर। मेरे साथ के बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका 330 मार्क्स थे मेंस में, बट कंप्यूटर में उनके 15 मार्क्स, 18 मार्क्स। ठीक है। तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए जो हमारा मेन गेम चेंजर होगा ना, वो कंप्यूटर होगा। दूसरा, टाइपिंग। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है ना, अगर आप घर पर 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपका इसमें एरर 2%, लेस देन 2% या 3% हो, तो कोई समस्या नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उनका मेंस में जो है ना, मेंस में उनके 330 मार्क्स थे, बट उनके कंप्यूटर में ना मार्क्स सही नहीं थे, टाइपिंग में मार्क्स सही नहीं थे, तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट गेम चेंजर होंगे। तीसरा, हमारा जो प्री का एग्जाम होता है ना, वो इंग्लिश में हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाता। एक क्लोज टेस्ट आता है लास्ट में। 5 क्वेश्चन रहते हैं उसमें सिर्फ। बट मेंस में जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, हमारा मेन जो है 130 मार्क्स का है। उसमें से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, वो बहुत ज्यादा मार्क, अबाउट 50 to 60% जो है ना, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। ये है मेंस का जो गेम चेंजर होंगे। ठीक है। आगे, अब जो बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। सपोज हम किसी बच्चे के मार्क्स 120 आ रहे हैं सपोज। ठीक है। कट ऑफ जा रही है 135 या 140, उसका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो उसका तो 2 से 3 मंथ तो टाइम वेस्ट हुआ ना, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या ये एक्चुअल में टाइम वेस्ट है? तो आंसर है नहीं। क्यों टाइम वेस्ट नहीं है? क्योंकि सीजीएल प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसमें मेंस में कुछ टॉपिक ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो कि प्री में हमसे नहीं पूछे जाते। और अगर आपका प्री नहीं भी होता है, तो आपको अगले साल तो प्री देना ही, मेंस देना ही है ना। अगर आपका सपोज आपका प्री सन 2024 में नहीं होता है, तो आपको सन 2025 में तो मेंस देना ही है ना। तो आप तो मेंस की तैयारी करें ना। और ऐसा नहीं है ये मेंस की जो प्रिपरेशन है ये वेस्ट हो जाएगी। आपको जो प्री और मेंस का सिलेबस है वो तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो आपके अंदर ये मेंटलिटी बनी हुई है ना कि हमारा तो मेंस होगा नहीं तो हम मेंस का नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत गलत मेंटलिटी है। क्योंकि सिलेबस हमारा प्री और मेंस का सेम है। और पेपर लेवल जो है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करोगे ना आप, तो उससे पता चलेगा कि प्री और मेंस के पेपर लेवल में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सब वही मॉडरेट लेवल पे आते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। ठीक है। आपका सिलेक्शन प्री में होए, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। पर सपोज इन द केस कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है प्री में, कोई बात नहीं। आप मेंस का पढ़े, और फिर जब हमारा मेंस पूरा हो जाए तो आप फिर प्री का पढ़ने लगे, क्योंकि आपको सन 2025 में प्री फिर देना है। तो इसलिए आप अभी जो है मेंस का पढ़ें। क्योंकि अगर आपने इसी डर की वजह से कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आपने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी, ठीक है, कि भाई मैं तो मेंस में होना ही नहीं है, मैं तो अब पढ़ूंगा ही नहीं, तो क्या होगा कि
आप जो है ना, सपोज आपका सिलेक्शन हो गया प्री में, तो आपका जो 1 से 2 मंथ वेस्ट हुआ था ना, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। इसलिए आपको अपना मेंस का पढ़ना चाहिए अभी से ही। ठीक है, तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा आपको कि अभी से आप पढ़ो अपना मेंस के बारे में। अगर नहीं होता है तो अगले साल देख लेंगे। ठीक है। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए मेंस के लिए। मैथ। देखो, मैथ का जो सिलेबस है 90% सेम है, बल्कि 95% ही मैं बोलूंगा सेम है। ठीक है। टाइम एंड वर्क सेम है, परसेंटेज सेम है, एवरेज सेम है, ज्योमेट्री सेम है, 2D 3D सब सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ दो टॉपिक जो है ना मेंस में एक्स्ट्रा पूछे गए हैं। सबसे पहला हमारे पास पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, जो हमारे पास प्री में नहीं है और मेंस में हमसे पूछा जाता है। दूसरा हमसे पूछा है स्टैटिस्टिक्स। ये दो टॉपिक है जो हमसे मेंस में पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा, और ऑलमोस्ट प्री का ही सिलेबस मेंस में है। ठीक है। तो आप यूट्यूब पे डालोगे ना कि प्रोबेबिलिटी की एसएससी सीजीएल मेंस की वीडियो, तो आपको कोई ना कोई 2 से 3 घंटे की वीडियो, 3 से 4 घंटे की वीडियो मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई गई है। तो दो 2 से 3 बार आप वीडियो देख लें, उसका नोट्स बना लें, और बस आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही सेम प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स में फॉलो करने हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। आपको 3 से 4 दिन लगेंगे जो आपको मैथ का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है ना वो पूरा करने के लिए। ठीक। रीजनिंग में, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है, बस 3 4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जो कि वेरी वेरी इजी टॉपिक है। आप एक दिन में, अगर सपोज आपने सोचा मैं संडे में ना पूरी रीजनिंग के आप एक दिन बैठना और संडे का दिन निकाल लेना और बोलना कि मैं आज कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं रीजनिंग के जो एक्स्ट्रा टॉपिक मेंस में आ रहे हैं ना वो ही पढ़ूंगा मैं। ठीक है। तो आप इजीली जो है ना एक दिन में रीजनिंग के एक्स्ट्रा टॉपिक कर लोगे आप। ठीक, क्योंकि आपने प्री दे रखा है तो आपका स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे लेवल पर है, तो आप इजीली एक दिन में कर लोगे। ठीक है। जैसे इसमें 3 4 टॉपिक जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो है एनालिटिक रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, डेटा सफिशिएंसी हो गया, और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो है ना एक क्वेश्चन आता है, पर हमें तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आप ये 4 टॉपिक जो है ना एक दिन में आप देख लोगे। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके। और जो मेंस की डिटेल स्ट्रेटजी है ना सब्जेक्ट वाइज, मैथ की अलग, रीजनिंग अलग, इंग्लिश और जीके, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए कि हमें इस सब्जेक्ट में कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। ऐसा ही इंग्लिश का है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में प्री में जो है, प्री में मेन रोल होता है ग्रामर का, वोकैब का। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड एंड इडियम फ्रेजेस। ठीक है, इनका रोल होता है, मेनली जो रोल होता है। बट मेंस में जो है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। ऑलमोस्ट 50 से 60% सिलेबस जो है ना मेंस का, 130 मार्क्स का, 135 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें से 50 से 60% तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रोल होता है। इसलिए आपको अभी से रीडिंग हैबिट डाल लेनी चाहिए। और इंग्लिश का सबसे अच्छी मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको। किस इंग्लिश में सबसे अच्छी चीज होती है कि आप जो है ना क्विज लगाएं। जितने आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन करिए ना, जैसे आपने 5 क्वेश्चन उठा लिए, सपोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लोज टेस्ट ले लो आप, क्लोज टेस्ट के आपने 10 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है। 5 बुक लगा लिया आपने। ठीक है। तो छोटे छोटे आप टॉपिक उठाओगे ना, छोटे छोटे टारगेट लोगे आप, तो आपका सिलेबस इजीली हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। PQRS, सपोज PQRS लगा लिया आपने, 5 PQRS लगा लिए डेली, तो इससे क्या होगा, आपका रीडिंग रीडिंग हैबिट भी कम रूटीन में आ जाएगी और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। ओके। और ऐसा ही जीके। देखो, जीके के लिए मैं बता देता हूँ स्पेशली।
जीके में कई सारी चीजें हैं। जीके में अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल वीडियो में आपको एक दो दिन में डाल दूंगा चैनल पर। और आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। जीके का मैं बता रहा था आपको। जीके में सबसे पहले करंट अफेयर। करंट अफेयर 1 से 2 साल का पूछा जा रहा है अब। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप जो है अपना स्टैटिक पार्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रह गया ना तो आपको जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास 75 मार्क्स की जीके है, 75 नंबर की। और हमारा टारगेट है उसमें से 35 to 40 मार्क्स का। छोटा टारगेट है हमारा। और इसे अचीव करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्या मेहनत करनी है आपको, देखो। सबसे पहले आपको करंट अफेयर लास्ट के 1 मंथ में यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी आपको। कंपाइलेशन ऑफ 1 ईयर, कंपाइलेशन ऑफ 2 ईयर, इस तरह की आपको वीडियो मिल जाएगी। सिर्फ आपको वो वीडियो देखनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं देखना करंट अफेयर में। दूसरा, आपको फोकस रखना है अपना स्टैटिक पार्ट पर। जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। इस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अब मैं जब जीके की डिटेल वीडियो बनाऊंगा ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। जैसे पॉलिटी में बता देता हूँ। पॉलिटी में जैसे आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट हो गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पॉलिटी के आर्टिकल्स में और अमेंडमेंट में से पूछती ही पूछती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जीके की समरी, मैंने आपको बता दी। दूसरा, दूसरा ये है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर जो है ना, गेम चेंजर होने वाली है। और हर साल जब से एसएससी का नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है ना, जब से कंप्यूटर गेम चेंजर ही है। 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, इंटू 3 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स। और 18 मार्क्स लाने, मिनिमम 18 मार्क्स लाने जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा सोर्स में जो आपको बता रहा हूँ ना, वो है आरबी। आरबी वाले सर जो है ना, उनकी पीडीएफ डालते हैं। उन्होंने पिछले लास्ट टाइम भी पीडीएफ डाली थी। उस वो पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और एक ओली बोर्ड वाले सर डालते हैं पीडीएफ, जो चैनल है ओली बोर्ड का, वो भी पीडीएफ डालते हैं अपने कंप्यूटर की। इन दोनों में से आपको एक एक पीडीएफ उठा लेनी है और वो पीडीएफ अच्छे से पढ़नी है 4 से 5 बार। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर ध्यान देना है। 3 से 4 बार आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने कंप्यूटर का पढ़े, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ओके। अब मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बट आपकी स्पीड तेज नहीं है। आपने मॉक नहीं लगाया, आपने फील नहीं लिया कि एक्चुअल में पेपर दूंगा, पेपर जब मैं दूंगा तो मुझे कैसा फील होगा, कि कितना प्रेशर मेरे ऊपर रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट भी दो तरह के हैं। एक तो कंपनी के मॉक टेस्ट होते हैं जो टीचर्स बनाते हैं। और एक मॉक टेस्ट फॉर्मेट वो होता है जो एसएससी अपने एग्जाम में अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं आपको दोनों ही के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। जो एक तो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो होते हैं, और एक कंपनी जो टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको अब आपके पास 2 से 3 महीने बचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है ना, अब आपने प्री दिया हुआ है, आपकी प्रिपरेशन लेवल अच्छे लेवल पर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करने से पहले, अपना मेंस का पढ़ने से पहले ना, आपको सबसे पहले एक मेंस का लास्ट ईयर का, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ना, उसका एक मॉक देना है। और आपको देखना है कि आप कितने मार्क्स उसमें आए हैं। उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। सपोज मेरे मैथ में अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, मेरे रीजनिंग में अच्छे आए हैं, बट मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। दूसरा, अब आपको पी बाई क्यू डेली देना है।
3 मंथ्स में पी वाई क्यू डेली ही देना है आपको। डेली नहीं देना तो अल्टरनेट डेज पे देना है आपको एक मॉक। ठीक है। जो जो कंपनी या टीचर्स के मॉक है ना, वो भी देने हैं आपको। ठीक है। और कोशिश करना है ये जो मॉक है ना, ये आप थोड़े हार्ड जो मॉक है वो दे, जिससे जिससे कि आपको एक प्रेशर बना रहे। ठीक है। कि आपको पता रहे कि अगर सपोज एग्जाम में हार्ड पेपर आता है, तो आपको आइडिया रहेगा कि मुझे अपना अगर हार्ड पेपर आता है तो किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करना है। ठीक है। तो आपको आप ऐसा करें कि सपोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक। अब आप ये करें कि सबसे पहले आपको मंडे में प्रीवियस ईयर देना है, वेडनेसडे में प्रीवियस ईयर पेपर देना है और फ्राइडे में भी देना है। ठीक है। 3 दिन प्रीवियस ईयर पेपर देना है। ठीक है। अब ट्यूसडे आप छोड़ दे, ट्यूसडे अभी स्टार्टिंग के लिए ना आप ट्यूसडे छोड़ दे और थर्सडे छोड़ दे। ठीक है। ये करें आप रिवाइज, ये करें रिवाइज आप जो आपने यहाँ पे मॉक दिया है उसमें आपका, आप उन मॉक को एनालाइज करें और जो मिस्टेक आपसे हुई है उन्हें नोट डाउन करें और उन्हें सही करें अपनी। कि अगर मैं कल या परसों अपना मॉक देता हूँ ना, तो ये मिस्टेक मुझसे रिपीट ना हो। ठीक है। सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है। ये 2 दिन हो गए रिवाइज के लिए। अगर आप संडे में ना, संडे में जो मॉक है, ठीक है, जैसे ओली बोर्ड का हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, इनके मॉक आप संडे में दें एक मॉक। ठीक है। ये हो गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फुल लेंथ मॉक। ठीक है। ये फुल लेंथ मॉक की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। संडे में दें। ठीक है। और सैटरडे में, थर्सडे में और ट्यूसडे में आप ये मॉक रिवाइज करें। आप एनालाइज करें इन मॉक को अच्छे से। और जो आपके नोट्स हैं, जो आपने प्री में नोट्स बनाए थे, उन्हें आप रिवाइज करें अच्छे से। ठीक है। ओके। अब इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ आपको जो फुल लेंथ मॉक है वो तो मैंने बता दिया कि अल्टरनेट डेज पर देने हैं। ठीक है। स्टार्ट अभी एक एक महीने तक। ठीक है। दूसरा, एक होते हैं सेशनल मॉक। आपको डेली, आपको डेली 3 से 4 सेशनल मॉक देने हैं ईच सब्जेक्ट के। ठीक है। ये सेशनल मॉक आपको रोज देने हैं। मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश का, जीके का, जीके का भी देना है। अब ये मत सोचना कि सपोज किसी बच्चे के मैथ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो सिर्फ वो मैथ का ही मॉक दिया जा रहा है। ठीक है। आपको सब सब्जेक्ट के मॉक देने हैं और जिसमें आपका स्कोर कम बन रहा है ना, उसमें उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है। और इंग्लिश के आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मॉक है ना, जो सेशनल मॉक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो आपको डेली लगाने हैं। जिससे कि आपको एक हैबिट जनरेट हो जाएगी आपको 1-2 महीने में, कि आपको एक बोरियत फील नहीं होगी जब आप रीड करोगे एक पैसेज पूरा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको रीडिंग स्किल्स जनरेट हो जाएगी। और ध्यान रखना, जो ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है। इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने अपने कई सारे एग्जाम निकाले हैं और सिलेक्शन भी उसी बच्चे का होगा जो ये पूरी वीडियो देखेगा। क्योंकि 90% बच्चा तो इस वीडियो को छोड़ चुका होगा अभी तक। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज को डाइजेस्ट कर पाए कि यार ऐसे भी हो सकता है। वो क्या करेगा, जो 90% बच्चा है ना, वो सिर्फ वीडियो देखने वाला है कि आज इन सर की वीडियो देख ली, आज इन सर की वीडियो देख लेता हूँ, आज इन सर की वीडियो देख लेता हूँ। पर सिलेक्शन होगा यहाँ से, जो स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ ना, सिलेक्शन होगा वहां से। ठीक है। इसलिए आपको, जैसे मैंने फुल लेंथ मोक बताए, ऐसे ही मैं सेशनल मोक बता रहा हूँ कि ये सेशनल मोक आपको लगानी है डेली। 3 से 4 मोक सारे सब्जेक्ट के लगाने हैं आपको। ठीक। ओके। अब रोल क्या है पी वाई क्यू का। देखो, इस एग्जाम में अगर पी वाई क्यू हटा दिया जाए ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। पी वाई क्यू ही एक ऐसा की है जो आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ा रहा है। पी वाई क्यू से क्या फायदा है, एक तो हमें
जो एक्चुअल में प्रेशर होता है ना एग्जाम में, ठीक है, उसका पता चलता है पहला। दूसरा हमें पता चलता है एग्जाम पैटर्न के बारे में। तीसरा हमें पता चलता है हार्डनेस कैसा है। पेपर एसएससी इजी पूछता है या टफ पूछता है, पेपर की डेप्थ कितनी है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या ट्रिग्नोमेट्री के एसएससी 3 क्वेश्चन पूछ रहा है या 5, परसेंटेज के 1 क्वेश्चन पूछ रहा है या 5, ये हमें प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इतना इंपॉर्टेंस है ना प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। 90% बच्चा प्रीवियस ईयर पेपर देता ही नहीं है, इसलिए उसका सिलेक्शन भी नहीं होता, ठीक है। और आपको अभी स्टार्टिंग के 1 मंथ, 1 महीने तक अल्टरनेट डेज पर देने हैं प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक। और जब आपको 1 मंथ हो जाए, या तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा 1 महीने के बाद, वरना आप अपने आप ही ना डेली पे स्विच हो जाना कि मुझे डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक देना ही है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा कि मुझे मॉक देना है तो देना ही है, ठीक है। दूसरा, वीकली, आप वीकली क्या करो, अभी जो है ना, अभी आप वीकली सिर्फ एनालाइज करो मॉक, क्योंकि जितना जरूरी मॉक देना है ना, उससे ज्यादा जरूरी एनालाइज करना है कि क्या मिस्टेक मुझसे एग्जाम में हो रही है, क्या मुझसे इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, टॉपिक पढ़ा नहीं है, या मुझसे सीधी मिस्टेक हो रही है। तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप अभी सिर्फ ऑल्टरनेट डेज पर ही फुल लेंथ मॉक दे, ठीक है, ओके। अब हमारा टारगेट जो है ना, वो 4600 ग्रेड पे है, एएसओ या इंस्पेक्टर, और भी, ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्पेक्टर या एएसओ ही, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो, कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बता सकता, बट एक रफली आइडिया अपने माइंड में लेकर चले कि अगर मेरे मार्क्स 325 या 330 के आसपास है ना अराउंड, तो मुझे 4600 ग्रेड पे मिल जाएगी इजीली, ठीक है। तो अपना टारगेट जो है ना, 325 से 330 मार्क्स का लेके चलना है हमें, ठीक, ओके। अगर हमें 46 ग्रेड पे लेनी है तो, ठीक है, ये मैंने आपको समरी में बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले 3 4 मैं पॉइंट बता देता हूं यहाँ पर कि राइट पाथ क्या है सक्सेस का। सबसे पहले देखो मोक, अगर आपका, अगर आपने जो मेंस में एक्स्ट्रा टॉपिक है वो नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी आप मोक दें, आप संडे अपने पास फ्री रखें, ठीक है। मैं संडे में पढ़ूंगा, जो मेरे मेंस के टॉपिक है ना वो मैं संडे में पढ़ लूंगा, पर आपको मौके नहीं छोड़ने हैं। और मेन जो फोकस रखना है ना, वो पीवाईक्यू पर रखना है अपना फोकस, ठीक। और अभी जो स्टार्टिंग का 1 मंथ है ना, आप क्या करें, मैंने आपको मॉक देने के लिए अल्टरनेट डेज पे क्यों बोला है, क्योंकि जो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे आपने यहाँ पे मंडे में मॉक दिया, तो ट्यूसडे में आप इस मॉक को एनालाइज करें, और साथ साथ जो आपके नोट्स हैं, जो आपने प्री के समय बनाए थे ना, उन्हें रिवाइज करें 1 महीने तक। आप आपके जितने भी नोट्स हैं ना, वो 5 टाइम्स या 4 टाइम रिवाइज हो जाने चाहिए विद इन 1 मंथ, ठीक है। और संडे में आप सिर्फ संडे रखें, जिसमें संडे में आप कुछ नहीं पढ़ोगे, आप या तो वीडियो अपनी जो मॉक है वो एनालाइज करोगे, दूसरा आप जो मेंस के टॉपिक है ना वो पढ़ोगे। और मेंस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है और अमाउंट में भी ज्यादा नहीं है, 2 3 टॉपिक है बस। और आप एक दिन में ना, जैसे मैथ है, आप मैथ के एक दिन में, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी मैथ की, उसके नोट्स बना लिए एक दिन में, एक संडे को, अगले संडे को रीजनिंग के बना लिए, और बीच बीच में आप इन्हें रिवाइज करते रहे, जिससे आप भूले नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज है। दूसरा, जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस समय कट ऑफ के पीछे नहीं भाग रहा है ना,
और वो अपनी रिलीजियसली पढ़ाई कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा। अभी क्या चल रहा है, अभी जो है 90% बच्चा जो है ना, वो सिर्फ यही देख रहा है यार कट ऑफ नहीं आ रही, कट ऑफ कितना जा रहा है, शायद मेरे तो 120 मार्क्स आने वाले हैं, मेरे तो 140 आने वाले हैं, मेरी जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है, तो 20 मार्क्स मेरा नॉर्मलाइजेशन होना है, तो मेरा कट ऑफ पार हो जाएगी। तो वो यही वीडियो देख रहा है। दूसरा, अब दूसरा बच्चा देख रहा है कि रिजल्ट आंसर की कब आने वाली है, आंसर की। तो आज 2 अक्टूबर है, कल 3 अक्टूबर या 4 में आपको आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन में आपको आंसर की मिल जाएगी आपको। बट आपको स्टडी अभी से शुरू कर देनी है, आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सपोज आपके आंसर की में 125 मार्क्स है। ठीक, अब कट ऑफ सपोज जानी है 140, किसी टीचर ने बता दिया 140 में कट ऑफ जानी है, तो आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे इस चक्कर में। तो इसलिए आपको अपनी स्टडी नहीं छोड़नी है, आपको मेंस का पढ़ना है और मेंस का पढ़ते रहें आप। ठीक है, 1-2 दिन में आपको आंसर की मिल जाएगी आपको, और आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। बट अगर सपोज किसी बच्चे स्टूडेंट के 100 मार्क्स आ रहे हैं या 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसका उसे मेंस का ही पढ़ना है, क्योंकि उसे अगले साल भी तो मेंस देना है। तो इसलिए कट ऑफ हुआ, और आंसर कीजिए, इसे साइड छोड़ दें और अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, इन सब की वीडियो ज्यादा ना देखें। ठीक है, मेरी यही एडवाइस है। ओके, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखी। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 1-2 दिन में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की वीडियो में डाल दूंगा आपको, और ये वन एंड लास्ट सॉल्यूशन होगा इस चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर, कि आपको स्ट्रेटजी के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट है ना, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता है। आपने इस चैनल पर स्ट्रेटजी की वीडियो देख ली, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया कि अच्छा मुझे इस समय पे इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, बस आपको अब फिर पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना। किसी टीचर की फालतू वीडियो नहीं देखनी है कि 1 महीने में कैसे करें मेंस क्लियर, 2 महीने में कैसे, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ आपका फोकस है ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।